हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो नॉरसेट हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो एसजीपीजीआई हो, चाहे वो ईएसआईसी हो या फिर रेलवे हो। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। वो आपको बहुत लोगों से पीछे लेके चला जाता है। तो इसी के आधार पर जितना याद करो, अच्छे से याद करो और क्लियर याद होना चाहिए, उसका आंसर आपको डायरेक्ट आना चाहिए। इसी का मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, सबमर्ज्ड portion of iceberg represent ऑप्शन ए अनडायग्नोस्ड केस, क्लिनिकल केस, डेड केस और ट्रीटेड केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइसबर्ग फिनोमेना, कि आइसबर्ग फिनोमेना क्या है। आइसबर्ग फिनोमेना ये जानने के लिए अपन बात करते हैं कि आइसबर्ग फिनोमेना जो दिया गया था, इस तरह से एक आइस को शो किया गया है और नीचे ये पार्ट आइस का सबमर्ज्ड है। ये मर्ज्ड कहाँ पर है, दैट इज इन द सी। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, सी बोला गया। तो 1/3 जो पार्ट है और नीचे कितना पार्ट है उस आइस का, 2/3 पार्ट है। आइसबर्ग फिनोमेना क्या दिखा था। अब 1/3 पार्ट ये है, इसका कुछ हिस्सा जो टिप बताया गया है वो कौन सी है, इनको बोला गया डेथ। और ये जो है ये है आइडेंटिफाई केस, इनको क्या बोल दिया गया, आइडेंटिफाइड केस बोल दिया गया। इनको बोला आइडेंटिफाइड केस बोल दिया गया। अब यहाँ पर ये जो आइडेंटिफाई केस है, भले ही वो हॉस्पिटल हो सकता है, भले ही वो लेब हो सकता है, चाहे वो फिजिशियन हो सकता है, इन सब ने इनको क्या किया है, आइडेंटिफाई केस बोला गया। या फिर इनको बोल सकते हैं विजिबल केस। ये कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ये विजिबल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक 2/3 जो हिस्सा है वो अनडायग्नोस्ड है। वो कैसा है, अनडायग्नोस्ड। 2/3 हिस्सा कैसा है, अनडायग्नोस्ड है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अनडायग्नोस्ड, ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए, तो इनको ये भी बोला गया इनविजिबल। क्या बोला गया, इनविजिबल बोला गया। या फिर इनको ये भी बोला गया हिडन भी बोला गया, अनआइडेंटिफाइड, और क्या बोलते हैं इसको, अनआइडेंटिफाइड भी बोला गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आइसबर्ग फिनोमेना। 1/3 जो टिप है वो आइस का आउट ऑफ वाटर होता है और बाकी 2/3 हिस्सा जो होता है वो पानी के अंदर होता है। तो 2/3 हिस्सा है वो उन केस को बताता है जिन केसेस को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, जिन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, वो प्रॉब्लम इनविजिबल है, अनडायग्नोस्ड है, हिडन है, अनआइडेंटिफाइड है। ये सारे के सारे कितना हिस्सा होगा, 2/3। बाकी जो वाटर है जो आइस को सराउंड किए रख रहा है, बाकी जो वाटर है आइस को सराउंड किए रख रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, दैट इज हेल्दी पॉपुलेशन। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हेल्दी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये आइसबर्ग फिनोमेना है। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबमर्ज्ड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनडायग्नोस्ड, अनविजिबल, अनआइडेंटिफाइड और हिडन केसेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसको अपन ने क्या बोला गया, अनडायग्नोस्ड केस। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ वेट ऑफ बेबी 1000 to 2000 ग्राम 8 टाइम्स है। अगर बेबी का वेट 1000 से 2000 ग्राम के बीच में है तो उसको क्या बोला जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू WHO या इंडिया की जो बर्थ वेट है वो माना गया 2000 से लेके 3000 ग्राम। न्यूनेट का जो बर्थ वेट माना गया वो 2000 से 3000 ग्राम बोला गया। अगर यह वेट 3500 से ज़्यादा चला जाता है, यह वेट 3500 ग्राम से ज़्यादा जाता है, इस मीन्स बेबी कैसा है, बेबी इज ओबेस। बेबी को क्या बोल सकते हैं, ओबेस बोला गया। अब इससे नीचे जो लो बर्थ वेट है उनकी कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं। ये तो ज़्यादा बर्थ वेट था, तो लो बर्थ वेट होता है उसकी कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई। वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल की। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल की, तो 25 to 30 ग्राम, ये तो क्या रहेगा आपका नॉर्मल बर्थ वेट रहेगा। अगर इसके बाद में बात करते हैं अपन लो बर्थ वेट बेबीज की, किसकी बात करेंगे, लो बर्थ वेट बेबीज की बात करेंगे।
और लो बर्थ वेट बेबीज़ में क्या आ जाएगा 2000 से लेके 2500 तक। अगर इतना बेबी का वेट है तो वो लो बर्थ वेट बेबी में है। इसके अलावा तीसरा जो क्लास है वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका 1000 से लेके 2000 तक, 1000 से लेके 2000 ग्राम तक। अब इसके बाद में आता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। कौन सा आएगा, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपको सारे थ्योरी ये क्लियर होना चाहिए। अगर वेट बेबी का है 1000 ग्राम से कम, 1000 ग्राम से भी क्या है कम है, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। इसको क्या बोल दिया जाएगा, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। ये तो यहाँ पर ऑप्शन है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट में क्या आ जाएगा 2000 से 2500। वेरी लो बर्थ वेट ये आ जाएगा आपका 1000 से 2000। स्मॉल डेट्स ये प्री टर्म को बोला गया। एक्सट्रीमली लो ये आएगा आपका बिलो 1000। तो यहाँ पर 1000 से 2000 दिया गया और 1000 से 2000 ये कौन से में आ जाएगा, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। कौन से में आएगा, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के इंजेक्शन एट बर्थ एडमिनिस्टर्ड टू न्यू बॉर्न। विटामिन के का जो इंजेक्शन है बर्थ के टाइम पे न्यू बॉर्न को क्यों एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑप्शन इसके देखते हैं पहले। टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रिवेंट इन्फेक्शन और करेक्ट माल न्यूट्रिशन। सो डायरेक्टली ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो इम्यूनिटी को बूस्टिंग करे या फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे या माल न्यूट्रिशन को करेक्ट करे। यहाँ पर विटामिन के जो है, मैं डायरेक्ट आंसर इसका बोलना चाहूँगा, ये किसको स्टॉप करने के लिए दिया जाता है, ये ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0.5 ml इक्वल टू 1 mg, 0.5 ml इक्वल टू 1 mg कैसा दिया जाता है, IM ये इंजेक्शन दिया जा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि विटामिन के किस में हेल्प करता है। विटामिन के का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, विटामिन के हेल्प इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म। किस में हेल्प कर रहा है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है। अब होता क्या है कि या तो ये इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाए न्यूबॉर्न को, क्योंकि न्यूबॉर्न विटामिन के का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है। विटामिन के का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है। और इंटेस्टाइन में किसकी प्रेजेंस में होता है, कुछ बैक्टीरिया की। किसकी प्रेजेंस में होता है, कुछ बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया विटामिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटेस्टाइन में, ये न्यूबॉर्न की इंटेस्टाइन में डेवलप नहीं हो पाते हैं। ये न्यूबॉर्न के इंटेस्टाइन में डेवलप नहीं हो पाते हैं। और इसी डेवलपमेंट नहीं हो, क्योंकि उसकी जो न्यूबॉर्न के टाइम पे इंटेस्टाइन कैसी होती है, स्टीराइल होती है, वहाँ पर किसी प्रकार का बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो बैक्टीरिया नहीं होने के कारण विटामिन के का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और के का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये किसके थ्रू दिया जाएगा, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि ये ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए दिया जाता है। किसको कम करने के लिए, ब्लीडिंग को डिक्रीज करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडल्ट के अंदर इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है विटामिन के प्रोडक्शन के लिए। बाकी मैकेनिज्म बाद में बात करेंगे। सेम ऐसे ही इन्फेंट और न्यूबॉर्न में क्या होता है, न्यूबॉर्न की जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टीराइल होती है, वहाँ पर किसी प्रकार का बैक्टीरिया प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ड्यूरिंग डिलीवरी या इन्फेंट में क्या होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। उसी ब्लीडिंग को कम करने के लिए डायरेक्टली बेबी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, विटामिन के इंजेक्शन IM दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी मैं पहले बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में एक क्वेश्चन सामने आता है। दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि ह्यूमन मिल्क क्या होता है, रिच इन ऑल एक्सेप्ट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे टफ हो जाएगा जब ये एग्जाम में आपके सामने आएगा। क्वेश्चन है ह्यूमन मिल्क रिच इन ऑल एक्सेप्ट। इसके अलावा सारे के सारे परसेंट होते हैं ह्यूमन मिल्क में, फैट, प्रोटीन, आयरन और कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादा इधर उधर जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखो ह्यूमन मिल्क की बात करते हैं तो फैट प्रेजेंट होता है, यस, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, यस, और कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वैल्यू भी आपको बता देता हूँ कि सब जो फैट जो होता है अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम के समथिंग प्रेजेंट होता है। 4% बोल सकते हैं इसको, 4% प्रेजेंट होता है। और जो प्रोटीन है वो अप्रोक्सीमेटली 1% प्रेजेंट होता है।
और 7 से 8% क्या परसेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट परसेंट होता है। 7 to 8% क्या है, कार्बोहाइड्रेट परसेंट होता है। इसके अलावा ये जो 100 ml मिल्क है, ये भी कई बार आया हुआ है, 100 ml मिल्क जो है वो क्या देता है, 60 to 70 किलो कैलोरी क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बस एक क्वेश्चन याद रखना है, अगर यहाँ पर कंपोजिशन पूछा जा रहा है कोलेस्ट्रम का, यहाँ पर कंपोनेंट पूछा जा रहा है कोलेस्ट्रम का मीनिंग क्या है, फर्स्ट मिल्क मदर का, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा होता है, यहाँ पर प्रोटीन क्या होता है, ज़्यादा होता है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन मिल्क में फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट होता है 4%, प्रोटीन होता है 1% और कार्बोहाइड्रेट होता है 7 to 8% परसेंट होता है। 100 ml जो मिल्क होता है वो 60 to 70 ml किलो कैलोरी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कम होता है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन, इसके अलावा 80 और 90 के आसपास जो परसेंट है वो क्या परसेंट होता है, वाटर परसेंट होता है। वो सब क्या परसेंट है, वाटर परसेंट होता है। और आयरन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि आयरन ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये तो मात्र और मात्र 10 रुपये का क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले डायरेक्ट आंसर आपका इसको देना है कि सबसे कम जो रेशियो है मेल और फीमेल का, जो रेशियो है 1000 की पॉपुलेशन पे, वो कौन से स्टेट का कम था। तो मेल फीमेल रेशियो कहाँ पर सबसे कम था, हरियाणा में। कहाँ पर सबसे कम था, हरियाणा में। तो इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग भी कहाँ से की गई थी, हरियाणा से की गई थी। इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग भी कहाँ से की गई थी, हरियाणा में की गई थी। और ये कब की गई थी, 2015 में। तो ध्यान रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो सबसे पहले हरियाणा में स्टार्ट किया गया था और 2015 में स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी पूछा जा सकता है। 2015 प्लस स्टार्ट कहाँ से किया था, हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया था। अपगार स्कोर 4 to 6 ऑफ न्यू बॉर्न इंडिकेट। अगर किसी पेशेंट का अपगार स्कोर 4 से 6 है तो क्या बोला गया है, सीवियर डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और नो डिप्रेशन। देखो, अपगार स्कोर जो न्यू बॉर्न की कंडीशन को जो न्यू बॉर्न है उसके स्टेटस को देखने के लिए किया जाता है। अपगार स्कोरिंग क्यों किया जा रहा है, न्यू बॉर्न के स्टेटस को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इसका जो स्कोर है वो 10 है। मैक्सिमम स्कोर कितना है, 10 है, और मिनिमम स्कोर कितना है, 0। मिनिमम स्कोर कितना है, 0। तो 3 लाइन आपको याद रखना है। 0 से लेके अगर 3 है तो सीवियर डिप्रेशन है, तो इसको क्या बोला गया है, सीवियर डिप्रेशन। यहाँ पर इमीडिएट पेशेंट को केयर की रिक्वायरमेंट होती है। 4 to 6 जो है वो क्या है, मॉडरेट डिप्रेशन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट डिप्रेशन, ये बीच वाला है। इसके अलावा 7 to 10 जो है वो नो डिप्रेशन। यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन पेशेंट को प्रेजेंट नहीं होता है। तो न्यूबॉर्न का स्टेटस देखने के लिए अपगार स्कोरिंग किया जा रहा है। अपगार स्कोरिंग में क्या क्या देखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 0 to 3 सीवियर डिप्रेशन, 4 to 6 मॉडरेट डिप्रेशन और 7 to 10 नो डिप्रेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइल्ड डिप्रेशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी माइल्ड नहीं बोलेंगे, मॉडरेट डिप्रेशन। आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, मॉडरेट डिप्रेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या क्या देखा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, इसके अलावा कलर, बेबी का क्या देखा जाएगा, कलर देखा जाएगा। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस चेक किया जाएगा, इसके अलावा रिफ्लेक्सेस देखा जाएगा। साथ ही मसल्स टोन भी देखी जाएगी। साथ में क्या देखा जाएगा, मसल्स टोन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लास आप एक बार ज़रूर समझ लेना। ये तो इसके क्या हो गए, दे आर द क्राइटेरिया। और यहाँ पर 3 कैटेगरी, 1, 2 और 3। यहाँ पर 0, 1 और 2। तो मिनिमम स्कोर 0 हो सकता है और मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। सबसे पहले अपन रेस्पिरेशन की हार्ट रेट की बात करते हैं। अगर हार्ट रेट एब्सेंट है तो 0 हो जाएगा। हार्ट रेट अबोव, हार्ट रेट अगर बिलो 100 है, हार्ट रेट अगर बिलो 100 है तो 1 और अबोव 100 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही रेस्पिरेटरी रेट एब्सेंट, इरेगुलर, और यहाँ पर कैसा आ जाएगा, रेगुलर। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पेशेंट का ब्लू कलर है तो 0 स्कोर दिया जाएगा। अगर बॉडी पिंक है, बॉडी कैसा है, पिंक, और एक्सट्रीमिटीज़ कैसा है,
ब्लू तो 1 दिया जाएगा, और पूरा बॉडी कैसा है, पिंक है, तो उस कंडीशन में 2 दिया जाएगा। अब ये दो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स सबसे ज़्यादा, अगर रिफ्लेक्स एब्सेंट लिखो पहले नो, तो यहाँ पर 0 स्कोर हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्स फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह है, ग्रीमिसेस है, तो 1 दे दिया जाएगा। और फुल रिफ्लेक्स है, कफिंग है, स्नीजिंग है और क्राइंग है, ये सब प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2। तो ग्रीमिसेस का मीनिंग 1 स्कोर हो गया। कई बार डायरेक्ट लेता है फेशियल ग्रीमिसेस प्रेजेंट है तो 1 स्कोर आएगा। मसल स्टोन की बात करते हैं तो मसल स्टोन एब्सेंट हो सकता है, या फिर इसको बोल सकते हैं सम फ्लैक्शन प्रेजेंट हो सकता है, फ्लैक्शन, सम फ्लैक्शन प्रेजेंट हो सकता है। और लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में आ जाएगा आपका एक्टिव मूवमेंट्स, लास्ट में एक्टिव मूवमेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपगार स्कोरिंग जो है वो न्यू बॉर्न का डिप्रेशन चेक करने के लिए, उसको स्टेटस देखने के लिए किया जाता है। इसका मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, मिनिमम स्कोर 0 होता है। 0 से लेकर 3 तक इसको सीवियर डिप्रेशन बोला गया है, और 4 to 6 मॉडरेट डिप्रेशन, तो 7 to 10 नो डिप्रेशन। कुछ क्राइटेरिया, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, कलर है, रिफ्लेक्सेस और मसल स्टोन इसमें प्रेजेंट है। अब जो मिनिमम स्कोरिंग क्राइटेरिया वो 0 है, और मैक्सिमम स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हार्ट रेट अगर एब्सेंट है तो 0 स्कोर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एब्सेंट है तो 0, कलर अगर ब्लू है पूरी बॉडी का तो 0 रहेगा, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है और मसल स्टोन एब्सेंट है तो सब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो कंफ्यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हार्ट रेट अगर 100 से कम है तो 1 रहेगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो 1 रहेगा। अगर कलर की बात करें तो बॉडी अगर पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो 1 रहेगा, रिफ्लेक्सेस में ग्रीमिसेस के लिए 1 रहेगा, और मसल स्टोन में फ्लेक्शन के लिए क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर एक्टिव मूवमेंट्स हैं तो फुल स्कोरिंग रहेगा, कफिंग, स्नीजिंग, रिफ्लेक्सेस हैं तो फुल स्कोरिंग रहेगा, बॉडी पूरा पिंक है तो फुल स्कोरिंग रहेगा, रेगुलर रेस्पिरेशन और हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, फुल अपगार स्कोरिंग। तो वहाँ पर किसी प्रकार का पेशेंट को डिप्रेशन नहीं होता है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट, अपगार स्कोर टू असेस द स्टेटस ऑफ न्यू बॉर्न कंडीशन। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेफर्स टू फीडिंग ऑफ इन्फेंट ओनली विद द ब्रेस्ट मिल्क फॉर द पीरियड। सिंपल सा मीनिंग है कि पेशेंट को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जा रहा है, पेशेंट को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जा रहा है इन्फेंट ओनली विद, यानी कि कितने महीने तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, ओनली मदर मिल्क दिया जाएगा। ओनली क्या दिया जाएगा, मदर मिल्क दिया जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कितने महीने तक करवानी चाहिए बेबी को, 6 मंथ तक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लेना एक बार और। एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ, एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। डिजाइनिंग द जॉब टू फिट, बस सिंपल मीनिंग है। एर्गोन, एर्गोन का मीनिंग है वर्क, और नॉर्म्स मीन्स क्या है, रूल या अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको कि ये एक शेप है और इसके लिए ये शेप है, तो ये शेप इसके लिए क्या होता है, फिट होता है। तो राइट वर्क और राइट जॉब और राइट वर्कर, सही काम और सही काम करने वाला। तो ये क्या है, एर्गोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें क्या करता है, उस वर्कर्स के लिए फिट जॉब को क्या किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, डिजाइनिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स। ट्रेनिंग इसमें नहीं है, ऑक्यूपेशनल डिजीज को प्रिवेंट नहीं करता है, और रिक्रूटिंग, ये डी ऑप्शन है, सॉरी, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट ये नहीं करता। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट वर्क और राइट एम्प्लॉय, ये दोनों है। फिट जॉब, फिट देखने के लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, तो डिजाइनिंग द जॉब टू फिट द वर्कर्स, एक उस आदमी के लिए सही जॉब का सर्च करना क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर टी जो है वो इंट्रा यूटराइन डिवाइस है, कॉपर टी जो है इंट्रा यूटराइन डिवाइस है। ये कॉपर टी 200 है, कॉपर टी 260 है, कॉपर टी 380 है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के, ये किसके आधार पे बनाए गए हैं कि कितने स्क्वायर एरिया में, कितने स्क्वायर एरिया के अंदर कॉपर उस पर क्या किया गया है, कॉपर वायर लपेटा गया है, कॉपर वायर क्या किया गया, लपेटा गया। इसी के आधार पर इनकी क्लास बना दी गई है। तो स्पेशली सबसे बड़े ड्यूरेशन और रिलायबल जो है वो 10 ईयर्स तक कैरी करता है, 380, कॉपर टी 380, ये सबसे लंबे टाइम तक इसको कैरी करता है। और सबसे मोस्ट कॉमन कॉपर टी यूज किया जाने वाला कॉपर टी है।
दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कि कॉपर-टी का साइड इफेक्ट यहाँ पर पूछा है। तो मैंने बोला कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का मीनिंग क्या हो गया, ये डिवाइस को क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, और इंसर्ट किया जाएगा तो टिश्यूज में जाके क्या होगी, इम्प्लांट होगी या अटैच होगी। इसकी वजह से कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या रहेगा यहाँ पर, तो जितने भी इम्प्लांटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनमें सबका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, ब्लीडिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। इसके अलावा कॉमनेस्ट पूछा हुआ कि पेन भी होता है, वेजाइनल भी होता है, इन डिस्चार्ज हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। तो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर-टी इज ब्लीडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, ग्रे बेबी सिंड्रोम, वैसे तो डायरेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एनकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्फोटेरेसिन बी और क्लोरामफेनिकोल। अगर क्लोरामफेनिकोल की अपन बात करते हैं, सो क्लोरामफेनिकोल क्या है, ये एक मेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, मेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ये क्या करता है कि इस ड्रग्स को अगर बेबी को दिया जा रहा है, इन्फेंट को अगर दिया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या करता है कि लीवर एंजाइम्स को डाइजेस्ट प्लस मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। क्लोरामफेनिकोल को लीवर एंजाइम्स का डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से ये क्या कोज करता है, ये साइनोसिस कोज करता है। क्या कोज करता है, साइनोसिस कोज करता है। साथ में साइनोसिस कोज करता है, हाइपोटेंशन कोज करता है। साथ में क्या कोज करता है, हाइपोटेंशन कोज करता है। और इसके अलावा इवन दो यहाँ पर पेशेंट का क्या कर सकता है, डेथ भी कोज कर सकता है। तो ये इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है क्लोरामफेनिकोल का। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो किसका साइड इफेक्ट हो गया, ग्रे बेबी सिंड्रोम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुनेट स्क्वायर इज यूजफुल फॉर, पुनेट स्क्वायर इज यूजफुल फॉर। एक डायग्राम आपने बचपन में देखा होगा इस तरीके से कि यहां पर ए लिया गया है, ओ लिया गया है, बी लिया गया है, यहां पर ए लिया गया है, बी लिया गया है, ओ लिया गया है। अब इसमें ऑफ स्प्रिंग देखना, ए ओ बी ए बी ओ बी और बी। साइनोसिस कोज करता है, हाइपोटेंशन कोज करता है। साथ में क्या कोज करता है, हाइपोटेंशन कोज करता है। और इसके अलावा इवन दो यहाँ पर पेशेंट का क्या कर सकता है, डेथ भी कोज कर सकता है। तो ये इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है क्लोरामफेनिकोल का। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो किसका साइड इफेक्ट हो गया, ग्रे बेबी सिंड्रोम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुनेट स्क्वायर इज यूजफुल फॉर, पुनेट स्क्वायर इज यूजफुल फॉर। एक डायग्राम आपने बचपन में देखा होगा इस तरीके से कि यहां पर ए लिया गया है, ओ लिया गया है, बी लिया गया है, यहां पर ए लिया गया है, बी लिया गया है, ओ लिया गया। अब इसमें ऑफ स्प्रिंग देखना, ए ओ बी ए बी ओ बी और बी बी। इसके अलावा ए ओ और बी ओ। इस प्रकार का डायग्राम आपने देखा होगा। ये सब क्या करने के काम में आते हैं, ये ऑफ स्प्रिंग, ये क्या काम करते हैं, ये मोस्टली ये डायग्राम जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसका ऑफ स्प्रिंग में किस प्रकार का जीनोटाइप रहेगा,
ऑफ स्प्रिंग में किस प्रकार का जीनोटाइप, जीनोटाइप का मीनिंग क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में किस प्रकार का जीन्स रहेंगे, जीनोटाइप्स रहेंगे, वो एनिमल्स में भी हो सकता है, प्लांट्स में भी हो सकता है। तो मेन काम इस पुनेट स्क्वायर का क्या है, टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि किस प्रकार का जीनोटाइप, स्पेशली आप ध्यान रखो क्या देखने काम आता है, जीनोटाइप देखने काम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफस्प्रिंग हैविंग ए पर्टिकुलर जीनोटाइप, यस। टू डिटरमाइन द इंसिडेंट ऑफ डिजीज कंडीशन, नहीं, डिजीज कंडीशन का इंसिडेंस देखने के लिए पुनेट स्क्वायर काम में नहीं आता है। टू डिटरमाइन द सर्वाइवेलेंस ऑफ डिजीज कंडीशन, नो। टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ डिजीज कंडीशन, नहीं, ये इसमें नहीं दे। तो यहाँ पर पेशेंट का जीनोटाइप देखने के लिए काम में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप। तो पुनेट स्क्वायर जीनोटाइप देखने का में था। लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया, डायरेक्ट आंसर कैटरेक्ट, इट इज़ द ओनली ऑप्शन। इसके अलावा अगर बात करते हैं सेकंड और थर्ड की, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, या फिर एक और क्या हो सकता है, ग्लूकोमा, जिसको साइलेंट किलर, साइलेंट थीप ऑफ साइट बोला गया, साइलेंट थीप ऑफ साइट बोला गया। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैटरेक्ट, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। वेरी गुड क्वेश्चन। यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज यूज फॉर ब्लड, सीमन, एम्यूनिटी फ्लूइड, न कि ये 4। इसके अलावा अगर पूछा गया पेरिटोनियल फ्लूइड, इसके अलावा अगर पूछा जाता है पेरिटोनियल फ्लूइड, इसके अलावा पूछा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसके अलावा पूछा जाता है साइनोवियल फ्लूइड, इसके अलावा अगर पूछा गया पेरिटोनियल फ्लूइड, इसके अलावा ऑप्शन आता है CSF। जितने भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, भले वो इन्फेक्टेड हो, नॉन इन्फेक्टेड हो, इन सब केस में अपन को क्या यूज करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करना है। तो यहाँ पर ब्लड है, सीमन है, एम्नियोटिक फ्लूइड है, ऑल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो जितने भी फ्लूइड्स बॉडी के, उन सब पेपर को क्या यूज करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन काम में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पोटेंशियल एजेंट दैट कैन बी यूज्ड बायो टेररिज्म। देखो ये मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी। बायो टेररिज्म का मतलब क्या है कि जानबूझकर बैक्टीरिया, वायरस और अदर बायो एजेंट, इनको लोगों में क्या करना, स्प्रेड करना, और लोगों को क्या करना, प्रभावित करना, ये क्या कहलाएगा, बायो टेररिज्म कहलाता है। अब इसमें सबसे जो मोस्ट पोटेंशियल जो है, वो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बिकॉज ये सीधा और सीधा किस पे इफेक्ट करता है, नर्व को इफेक्ट करता है, और उसके बाद में क्या कॉज करता है, मसल पैरालाइसिस। ये क्या कॉज करता है, मसल पैरालाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रॉपलेट यानी कि पेशेंट को थ्रू द स्मेल सूंघ के लिया जा सकता है, ड्रॉपलेट के रूप में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लिया जा सकता है, या फिर इसको फूड में भी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो एक तरीके से पेशेंट को क्या करने काम में आता है, बेहोश करने के काम में आता है। तो बायो टेररिज्म का सबसे मोस्ट कॉमन ये रहेगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। सबसे पोटेंशियल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये सीधा का सीधा CNS पे इफेक्ट करता है, और CNS पे इफेक्ट करने के बाद नर्व को डैमेज करके मसल्स को क्या करता है, पैरालाइसिस कॉज करता है, इसलिए इसको बायो टेररिज्म। तो जानबूझ के वायरस, बैक्टीरिया और लोगों में फैलाना और उनको प्रभावित करना, ये क्या कहलाएगा, आपका बायो टेररिज्म कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो, टेस्टिस फ्लाई, सैंड फ्लाई और माइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाजार जो है वो मोस्टली किसके द्वारा होता है, दैट इज सैंड फ्लाई। करेक्ट आंसर क्या है, सैंड फ्लाई, कालाजार। एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो पूछा गया, हाउस फ्लाई कौन फैलाता है, हाउस फ्लाई क्या फैलाता है, हाउस फ्लाई फैला रहा है टाइफाइड और पैराटाइफाइड, टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फैलाता है हाउस फ्लाई। तो कालाजार, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, टाइफॉइड। इसके अलावा एक और टेस्टिस फ्लाई, ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कई बार एकदम, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। ये क्या कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। अब यहां पर एक और है, इच माइट्स क्या करते हैं, ये माइट्स क्या करते हैं, इच माइट्स, इनका काम है इसके बीच, ये क्या फैलाते हैं, ये इसके बीच करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है, मॉस्किटो मलेरिया, मॉस्किटो क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है।
तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।